हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का टेट पॉसिबल प्रेजेंट्स द करंट अफेयर शो में। इस सेशन में हम लोग चर्चा करते हैं दिन प्रतिदिन की होने वाली विभिन्न महत्वपूर्ण करंट अफेयर की घटनाओं के बारे में। तो आज हम देखेंगे 26 दिसंबर के करंट अफेयर। चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले सभी मित्रों से एक अनुरोध, जिन लोगों ने हमें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं किया है तो दिए गए हैंडल्स पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा लीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें, जिससे आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो जो कि टेट और सुपर टेट की कक्षाएँ होंगी वो आपको मिले समय से। इसके अलावा हमारे वीडियोज़ को लाइक कर दिया कीजिए, जिससे कि हमें हौसला मिलता रहे, और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं, आप क्या बदलाव चाहते हैं हमारी वीडियोज़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। हमारी आज की सुर्खियाँ, सबसे पहले हम देखेंगे कृत्रिम अंडे। तो जानेंगे अंडों का निर्माण कहाँ पे हुआ है, किस तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद है ये। इसके बाद टूर ऑफ ड्यूटी भर्ती मॉडल, ये किस क्षेत्र से संबंधित है ये जानेंगे और इसकी पहलुओं को देखेंगे हम। इसके बाद इफ़को गैस रिसाव, जानेंगे ये गैस रिसाव कहाँ पे हुआ है अभी। इसके बाद हाल ही में एक बीमारी चर्चा में आई है, उस वजह से ये शब्द काफ़ी चर्चा में रहा है। ये शब्द क्या है? नाइग्लेरिया फॉलेरी। ठीक है, नाइग्लेरिया फॉलेरी याद रखना है हमें। ये क्या है, क्यों है, ये सब जानेंगे आगे हम। इसके बाद हम देखेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आज हम 7 करंट अफेयर डिस्कस करेंगे इस सेक्शन में। इसके बाद अंत में आज विशेष के सेक्शन में हम देखेंगे भारतीय मंदिरों के स्थापत्य की कला, किस प्रकार के मंदिर होते हैं भारत में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण, अंत तक देखिए आप। हमारी पहली खबर कृत्रिम अंडे, तो कहाँ पे बनाए गए हैं? आईआईटी दिल्ली की प्रोफेसर हैं प्रोफेसर काव्या दशोरा। इन्होंने क्या बनाया है? कृत्रिम अंडे। कहाँ के प्रोफेसर? आईआईटी दिल्ली की, नाम प्रोफेसर काव्या दशोरा। इन्होंने बनाए हैं कृत्रिम अंडे। ठीक है, तो अभी हाल ही में एक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की एक्सेलेरेटर लैब द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, इनोवेट फॉर इंडिया एसडीजी। ठीक है, तो इस कार्यक्रम में इन्हें इस निर्माण के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है। तो आईआईटी दिल्ली ने हाल ही में बयान जारी किया। उन्होंने बताया कि जो कृत्रिम अंडों का निर्माण हुआ है, ये इनके निर्माण से किसको फ़ायदा होगा? इसके निर्माण से फ़ायदा होगा शाकाहारी लोगों को या निरामिष लोगों को। जो लोग इस चीज़ से भागते थे कि अंडा मांसाहारी होता है, हम अंडा नहीं खाएंगे, तो अब वो इस चीज़ से घबराएंगे नहीं। अब वो इन अंडों के माध्यम से अपनी स्वास्थ्य की विशिष्ट आहार जो हमें चाहिए होते हैं उनकी प्रतिपूर्ति कर सकते हैं, अपनी प्रोटीन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंडे का जो वाइट पोर्शन होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, जबकि जो अंडे का जो बीच का पीला पोर्शन होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इस नई खोज से फ़ायदा क्या होगा। कि इस नई खोज से सतत विकास के जो 2 लक्ष्य हैं, लक्ष्य नंबर 2, लक्ष्य नंबर 3। ठीक है, तो लक्ष्य नंबर 2 क्या है? भुखमरी की समाप्ति, और लक्ष्य नंबर 3 अच्छे स्वास्थ्य और जीवन स्तर। ठीक है, तो इन दोनों में फ़ायदा होगा क्योंकि इनको हम हासिल कर पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि जब लोगों की प्रोटीन की कमी पूरी होगी तो वो भुखमरी से भी दूर होंगे और वो अच्छा स्वास्थ्य भी उन्हें मिलेगा। ठीक है ना, और उससे कम पैसे में ये बन जाएगा। जो हमारे अंडे बाहर मिलते हैं जिन्हें हम मांसाहारी समझते हैं, तो उनसे कम रेट पे अवेलेबल रहेगा हमें, तो काफ़ी फ़ायदेमंद है हमारे लिए। तो ये किस तरीके से बना हुआ है? तो ये कृषि आधारित जो फसलें होती हैं उन्हीं की प्रोटीन्स को अलग करके फसलों से अलग से उन्हें लैब में तैयार किया गया है। बिल्कुल असली अंडे की तरह लगभग लगभग दिखता है, और जो इसके अंदर पोषक तत्व हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी लगभग पोल्ट्री वाले अंडे के समान होते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण खबर थी हमारे लिए। अगली खबर, टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल, ये कहाँ पे चलाया जाएगा भैया? ये जो है कुछ समय पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था इस साल मई में हमारी भारतीय सेना ने। अब भारत की वायुसेना और नौसेना भी यही मॉडल अपनाने पे गंभीरता से विचार कर रही है। तो मॉडल क्या है जान लीजिए आप। तो टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल में सेना ने प्रस्ताव रखा था कि युवाओं को स्वैच्छिक, अपनी स्वेच्छा से युवा जो हैं अस्थायी तौर पे 3 वर्ष के लिए सेना में शामिल हो सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं लेकिन सिर्फ 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष बाद वो अपने आप रिटायर कर दिए जाएंगे। इसके बाद वो सेना की किसी भी जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस, उनकी सर्विसेज होती हैं, कैंटीन की सर्विस दे दी आपको या विभिन्न छूटें दे दी, वो आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको 3 साल के लिए एक नौकरी मिल जाएगी सेना में, आप जिस भी लेवल के लिए जाना चाहेंगे। ठीक है, तो अब आगे क्या है इसमें कि यह प्रस्ताव जो है उनके लिए कहना है कि युवाओं के लिए है जो रक्षा सेवा को अपना व्यवसाय नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन शौकिया तौर पे या रोमांच का अनुभव करना चाहते हैं। जैसे लोग गांव में होते हैं या कहीं भी होते हैं, अक्सर वो बोलते हैं यार काश मैं वहाँ पे होता तो मैं ये कर देता। तो अब ये उन्हीं के लिए है कि अब वो जो है उस रोमांच का अनुभव कर सकते हैं। जल्दी इसके बारे में हमारा जो रक्षा मंत्रालय है वो डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर देगा। अब कब जारी करता है, जब जारी करेगा तो हम आपसे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। इसमें और क्या बताया गया है कि इसमें क्या होगा, एक तरीके से इंटर्नशिप की तरह होगा। ठीक है ना, जैसे हम लोग नहीं कोई जॉब करते हैं उसके पहले इंटर्नशिप करनी होती है हमें, तो बिल्कुल उसी तरीके से इंटर्नशिप होगी। ठीक है ना, तो
अभी तक क्या होता था कि जो अधिकारियों की भर्ती होती थी सेना में, दो तरीके से होती थी। एक SSC जिसको बोलते थे शॉर्ट सर्विस कमीशन, ठीक है ना, SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन। दूसरा होता था परमानेंट कमीशन, ठीक है ना, परमानेंट कमीशन। ठीक, परमानेंट कमीशन कब मिलता था? जब वो 14 वर्ष की नौकरी पूरी कर लेते थे तो अधिकारियों को ऑप्शन दिया जाता था कि या तो रिटायर हो जाएं या फिर वो क्या करें, परमानेंट कमीशन ज्वाइन कर लें। तो इसमें क्या होता था, ज़्यादातर अधिकारी परमानेंट कमीशन ज्वाइन कर लेते थे, लेकिन अब इस सुविधा को सरकार खत्म करने पर विचार कर रही है। तो अब क्या करती है सरकार आगे, तो हम आपसे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है इफ्को गैस रिसाव कहाँ पे हुआ हाल ही में? तो हाल ही में प्रयागराज में इफ्को का जो प्लांट था वहाँ पे अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। अमोनिया गैस काफ़ी खतरनाक होती है। अगर इस नॉर्मली हमारे ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो सीधे हमारे टच में आ जाए तो काफ़ी हम लोगों के शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। तो हमें याद रखना है इफ्को के प्लांट में किस गैस का रिसाव हुआ? अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। कहाँ पे हुआ? प्रयागराज में हुआ, ठीक है। तो याद रखना है, देखिए प्रयागराज यहाँ पे मेंशन है, प्रयागराज आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब अमोनिया क्या है जान लेते हैं हम, ठीक है। तो अमोनिया एक उच्च नाइट्रोजन युक्त उर्वरक में प्रयोग किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? NH3, ठीक है ना। देखो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। इसको क्या बोलते हैं? ट्राई हाइड्राइड नाइट्रोजन। ट्राई हाइड्राइड नाइट्रोजन क्यों ट्राई? क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसलिए इसको ट्राई बोला गया, ठीक है। अब इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? ये अमोनियम नाइट्रेट जिसको हम लोग फास्फेट बोलते हैं आम भाषा में, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसका यहाँ पे होता है, क्योंकि फास्फेट जो है कृषि उर्वरकों का एक प्रमुख यौगिक है, ठीक है। अब ये देखिए नीचे मेंशन है कि यह मनुष्य की त्वचा, आंखों, मुख छिद्र और श्वसन नलिकाओं में मौजूद नमी के संपर्क में आने से अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, जो कि अत्यधिक संचारक होती है और कोशिका झिल्ली वसा को क्षति पहुंचाती है। इसके परिणाम स्वरूप कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं। मतलब मानव शरीर की कोशिकाओं को काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट डालता है, काफ़ी विपरीत प्रभाव डालता है मानव के शरीर पर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मान लिया। इसके लिए इसका उपयोग कहाँ पे होता है? मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा उपयोग होता है उर्वरकों के निर्माण में, ठीक है। इसके अलावा उसका दूसरा उपयोग कहाँ होता है? तो इसका दूसरा उपयोग होता है फॉर्मेल्डिहाइड, उसके उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण था हमारे लिए। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर हमारी क्या है कि नाइग्लेरिया फॉलेरी, ठीक है। नाइग्लेरिया फॉलेरी क्या है? एक अमीबा है, ठीक है, एक एकल कोशिकी अमीबा है, ठीक। अब ये क्या है? एक मस्तिष्क खाने वाला अमीबा कहा जा रहा है इसे, ठीक है। तो ये अमेरिका में बहुत तेज़ी से इस समय फैल रहा है और इसी तरीके की बीमारी भी हाल ही में भारत के आंध्र प्रदेश में एलुरु, जिसको बीमारी का नाम दिया गया एलुरु, ठीक है, वहाँ पाई गई थी। इसको बड़ा रहस्यमय बीमारी बोला गया क्योंकि वहाँ पे कुछ लोगों की मृत्यु हुई इस बीमारी से। तो अब जान लेते हैं नाइग्लेरिया फॉलेरी है क्या, ठीक है। तो इसे सबसे पहले कहाँ खोजा गया? अमेरिका के दक्षिणी भागों में खोजा गया इसे, ठीक है ना। तुम्हें याद रखना अमेरिका के दक्षिणी भागों में खोजा गया, ठीक। अब ये क्या कर रहा है? अनुकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण उत्तरी भागों में अब इसके स्ट्रेन तेजी से विकसित हो रहे हैं। मतलब जैसे कि कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कोरोना के नए स्ट्रेन आ गया, उसी तरीके से इसके भी स्ट्रेन विकसित हो रहे हैं। अब ये पहले क्या था, कुछ हल्के गर्म भागों में विस्तृत हो रहा था, फैल रहा था, लेकिन अब वो ठंडे भागों में फैल रहा है। अब इसकी वजह से क्या होता है? मानव के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है, मस्तिष्क में सूजन पैदा कर देता है। उसके बाद क्या होता है? मानव की मृत्यु जाती है। बिल्कुल जिस तरीके से जापानी बुखार होता था, आदमी के मस्तिष्क में सूजन आती थी, मृत्यु आती थी बच्चों की, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी काम कर रहा है। तो कुछ बातें अमीबा के बारे में, जैसे कि आप बताया कि अमीबा एकल कोशिकीय होता है, ठीक है। अब इसके अलावा कहाँ पाया जाता है? तो ये कुछ गर्म पानी में पाया जाता है, जहाँ पे ताज़ा जल होता है वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से अब ये सर्दियों के मौसम में भी फैलने लगा है। अब ये किस तापमान सबसे ज़्यादा बढ़ता है? तो ये 36 डिग्री तापमान पे सबसे ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? नदियों और झीलों में पाया जाता है। इसके कारण एक बीमारी होती है, क्या नाम है उसका? प्राइमरी एमेबिक और मीनिंगो एंसेफ्लाइटिस, ठीक है। प्राइमरी एमेबिक मीनिंगो एंसेफ्लाइटिस पैम, ये एक संक्रामक बीमारी होती है जो कि अमीबा के कारण फैलती है। तो बीमारी का नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है कि ये बीमारी किसके कारण फैलती है, तो हमें याद रखना है प्राइमरी एमेबिक मीनिंगो एंसेफ्लाइटिस फैलती है अमीबा के कारण, ठीक है। अब देखते हैं हम आज के वन लाइनर्स। सबसे पहला वन लाइनर से 25 दिसंबर को क्या मनाया गया? 25 दिसंबर को महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती देश भर में मनाई गई। तो ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट थे? ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, इसके अध्यक्ष रहे। इन्हें महामना के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए इनके नाम के आगे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय लगाया जाता है। इसके अलावा और क्या? इन्होंने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको BHU बोलते हैं हम सब, उसकी स्थापना की थी। इसके लिए सबसे ज़्यादा इन्हें याद किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे कि BHU की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की। कब की? वर्ष 1916 में, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अगली खबर क्या है? 25 दिसंबर को क्या मनाया गया? 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया, ठीक है। इस दिन क्यों इसका आयोजन किया जाता है? क्योंकि इस दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसको क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य है नागरिकों और छात्रों को
सरकार द्वारा निभाई जाने वाली जिम्मेदारियों कर्तव्यों के बारे में जानकारी देना, कि मतलब सरकार किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से ट्रांसपेरेंट है सरकार, ये इसके माध्यम से बताया जा रहा है हमें, ठीक है। इसके बाद क्या है, निमोनिया का पहला भारतीय टीका अभी डेवलप हुआ है। किसने डेवलप किया है इसे? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया है, ठीक। तुम्हें नाम याद रखना है, निमोनिया का पहला स्वदेशी टीका, भारतीय टीका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। आपको मैंने पहले भी करंट अफेयर में बता चुका हूँ कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में स्थित है, ठीक है। तो यह जल्द ही घरेलू उपयोग के लिए जल्दी ही भारत सरकार को मिल जाएगा। अभी तक हम जो जिन टीकों का इस्तेमाल कर रहे थे वो अमेरिकी कंपनी फाइजर का NYSE PFE टीका था, उसके अलावा ब्रिटिश कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन का LSE GSK टीका था, ठीक है। ये इन दोनों टीकों से काफ़ी सस्ता होगा, तो काफ़ी महत्वपूर्ण। अगली खबर हमारी क्या है, 1 जनवरी से पूरे देश में फास्टैग चालू हो जाएगा। मतलब किसी भी गाड़ी पे फास्टैग लगा होना जरूरी है, अगर नहीं लगा होगा तुरंत जुर्माना काट दिया जाएगा। फास्टैग का फायदा क्या होता है कि आपको टोल प्लाजा पे रुक के पर्ची वर्ची नहीं कटवानी पड़ती है, आप सीधे भैया जाइए, अपना फास्टैग जो है वहीं पर ट्रैक हो जाएगा, आपके अकाउंट से जिस अकाउंट से फास्टैग जो है कनेक्टेड रहेगा उस अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और आप जो है तुरंत निकल जाइए, कोई जाम नहीं लगेगा अब, ठीक है। अगली खबर क्या है, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने एक पोर्टल चालू किया है। तो क्या पोर्टल का नाम है, हमें नाम याद रखना है पोर्टल का, फ्रूट्स पोर्टल, ठीक है। फ्रूट्स पोर्टल क्यों चालू किया गया है? इससे जो है जो वहाँ के किसान हैं वो अपने भूमि का विवरण प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से उसको सत्यापित कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि विभिन्न राज्यों के अक्सर योजनाएं, पोर्टल ये सब पूछ देता है, तो आपको याद रखना है फ्रूट्स पोर्टल का संबंध कहाँ से है? फ्रूट्स पोर्टल का संबंध है कर्नाटक राज्य से, ठीक है। अब अगली खबर क्या है कि हाल ही में ग्वालियर और कोलकाता में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया। तो अगर एग्जाम में आ जाता है कि हाल ही में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, नीचे 2-4 एग्जाम्पल दे दे आपको। अगर ग्वालियर दिया है तो आप ग्वालियर मार्क कर दीजिए, अगर आपको कोलकाता दिया तो आप कोलकाता मार्क कर दीजिए, अगर दोनों दिए हैं तो दोनों मार्क कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है, आपको दोनों दिए होंगे तो आपका एक वो होगा कि पहला और दूसरा दोनों सही, इस तरीके से करके ऑप्शन होगा आपका। इसके बाद क्या है कि हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है इसने जो है 1.5 करोड़ उपचार पार कर लिए, ठीक है, इसका आंकड़ा पार कर लिया है। तो ये जो आयुष्मान भारत योजना है ये देश के कमजोर वर्ग को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए चालू की गई थी वर्ष 2018 में। इसकी शुरुआत रांची शहर से हुई थी, ठीक है, इसकी शुरुआत रांची से 2018 में हुई थी। इसके अंतर्गत प्रति परिवार 5 लाख का स्वास्थ्य कवर मिलता है, ठीक है, प्रति परिवार पर फैमिली 5 लाख का स्वास्थ्य कवर। तो काफ़ी महत्वपूर्ण खबर थी। अब हम देखेंगे आज का स्पेशल सेक्शन, विशेष सेक्शन, जिसमें आज हम जानेंगे भारत मंदिरों के स्थापत्य के बारे में। भारत में कितनी मंदिर कलाएं पाई जाती हैं, कौन सी शैलियाँ पाई जाती हैं? भारत में मंदिर स्थापत्य की 3 शैलियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। कितनी? 3 शैलियाँ। कौन सी? पहली शैली नागर शैली, दूसरी द्रविड़ शैली और तीसरी कौन सी? वेशर शैली, ठीक है। तो नागर शैलियों का प्रचलन कहाँ पे था? तो नागर शैली का प्रचलन हिमालय से लेके विंध्य पहाड़ों के बीच की धरती जो है, जो क्षेत्र आता है, यहाँ पे जो मंदिर पाए जाते हैं ज़्यादातर किस शैली के बने? नागर शैली के बने हैं। तो इस शैली में कौन कौन से पुराने मंदिर बने हुए हैं? तो गुप्तकालीन मंदिर इसमें आते हैं। इसमें खासकर देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है, देवगढ़ ललितपुर में है। भितरगांव जो कानपुर के पास में पड़ता है, यहाँ पे ईंट निर्मित एक मंदिर है, वो भी इसी शैली में आता है। इसके अलावा भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, ये किस शैली से निर्मित है? ये नागर शैली से निर्मित सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। इसी प्रकार से आपके खजुराहो के मंदिर हैं वो भी नागर शैली के आते हैं, ठीक है। अब अगली शैली कौन सी हमारी? अगली शैली है द्रविड़ शैली। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये कृष्णा और कावेरी नदी के बीच का जो क्षेत्र है, जो भूमि है, यहाँ पे जो शैली पाई जाती है ये मंदिर की द्रविड़ शैली कहलाती है। इसमें जो है कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर, ये क्या है? द्रविड़ शैली का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, ठीक है। इसको किसने बनवाया था? इसको महाराज राज सिंह और उनके बेटे महेंद्र तृतीय ने बनवाया था। इसमें क्या खास होता है? इसमें जो है मंदिर में जहाँ पे मूर्ति रखी होती है ईश्वर की, भगवान की, वो एक आयताकार गर्भगृह होता है, उसके चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ जहाँ पे लोग परिक्रमा करते हैं वो क्षेत्र होता है। उसके अलावा इसमें क्या होता है? इसमें विमान होता है, विमान ऊपर जाता है, आपको भी आगे चित्र में दिखाऊंगा। ऊपर जो है स्टेप बाय स्टेप ये आगे ऊपर बढ़ता जाता है, ठीक है। इसमें मंजिल लगातार मंजिल दर मंजिल, मंदिर दर मंजिल ऊपर बढ़ता जाता है, ठीक है। ये विमान होता है इसमें। अब तीसरी शैली कौन सी हमारी? वेसर शैली है। वेसर शैली कहाँ पाई जाती है? विंध्य से कृष्णा नदी के बीच में। तो मतलब एक तरीके से जिन क्षेत्रों में नागर और द्रविड़ नहीं पाए जाते उन क्षेत्रों में कौन शैली पाई जाती है? वहाँ पाई जाती है वेसर शैली, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए। अब जो है इसका प्रादुर्भाव कब हुआ था? ये मध्यकाल में विकसित हुई। ये दोनों शैलियों नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है, मिश्रित शैली है, ठीक है ना। अब इनके जो मंदिर कहाँ पाए जाते हैं? इस शैली के मंदिर ज़्यादातर दक्कन का पठार है वहाँ के भागों में पाए जाते हैं। खासकर कल्याणी के चालुक्य जो थे, जो परावर्ती चालुक्य थे, उन्होंने, होयसलों ने जो मंदिर बनवाए वो इसी शैली के थे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए ये। अब आपको इसके चित्र देख लीजिए, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनके चित्र बने हुए हैं। ये आपका नागर शैली का है, ये आपका द्रविड़ शैली का है, ये वेसर शैली का। द्रविड़ शैली में ये जो हिस्सा होता है जहाँ पे
लोग एंट्री लेते हैं मंदिर के अंदर, इसको बोलते हैं गोपुरम, ठीक है ना। इसके अलावा फिर यहाँ पे कई सारे पिलर्स लगे होते हैं, कई सारे स्तंभ होते हैं, स्तंभों पे चित्र उकेरे रहते हैं देवी देवताओं के। इसके अलावा फिर ये देखिए आपका मंदिर जो है, इन पे देखिए विमान जैसा, ये देखिए धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, इसको विमान बोला गया, ठीक है। इस क्षेत्र को इस तरीके से विमान बोला गया, ठीक है। अब इसमें देखिए इसको, इस क्षेत्र को शिखर बोलते हैं। यहाँ पे अमलक रखा होता है, जो ऊपर आपने देखा कलश टाइप का बना हुआ होता है। इसके अलावा इसके जो शुरुआती मंदिर होते थे नागर शैली के शुरुआती मंदिरों में अंदर स्तंभ नहीं पाए जाते थे, लेकिन अब जो नए मंदिर बनते हैं नागर शैली में, उनमें स्तंभ बनाए जाते हैं, उनमें पिलर्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका वेसर शैली का मंदिर। तो आप देख लीजिए दोनों का मिला जुला रूप ये मंदिर है, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो ये थे आज के करंट अफेयर और विशेष। मिलते हैं आपसे अगले करंट अफेयर में। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको टाइम टू टाइम हमारी महत्वपूर्ण वीडियोस की अपडेट मिलती रहें।